नमस्कार। गुड़गांव की इस कार्यक्रम में अमर उजाला संवाद में अमर उजाला परिवार की तरफ से सचिन पायलट जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से हमारा संवाद चल रहा है। सब शुरुआत बड़ी आध्यात्मिक चर्चा से हुई। शिवानी जी जो बेटा है उनसे शुरुआत हुई। उसके बाद जो सेशन चले, मुख्यमंत्री भी नायब सिंह खैरी साहब भी थोड़ी देर पहले यहाँ से थे और उनसे हम लोगों ने हरियाणा के विकास की तमाम गाथाएं सुनी। और जो भी सरकार होती है, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, उनके हिसाब से उनकी सरकार से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। और जो विपक्ष में होते हैं उनको लगता है कि इस सरकार में सब गड़बड़ है। तो आप लोगों ने सत्ता पक्ष को सुन लिया, समझ लिया और ज्यादातर हरियाणा के लोग किए हैं। अब विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में से सचिन पायलट जी हमारे बीच में हैं, जो वैसे मूलतः तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन राजनीतिक कर्मभूमि राजस्थान है और वैसे पूरा देश है। और हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल पड़ोस के राज्य हैं। और चूंकि सचिन जी राष्ट्रीय नेता है, इसलिए वो हरियाणा पर भी बात करेंगे और कांग्रेस की दूसरी राजनीति पर भी बात करेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस पार्टी को उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन मामला आगे 99 पे अटक गया। तो इसको आप सफलता के रूप में देखते हैं या कुछ छूट गया? बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका और आप सभी लोगों का यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस का जो संख्या बल है उसको सफलता गिनना चाहिए, असफलता गिनना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जनादेश आया है जनता का, ये हमारे लोकतंत्र के जीवित होने का, हमारे मतदाताओं का जागरूक होने का और देश में गणतंत्र में, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की जो अहम भूमिका है उसको दोबारा रेखांकित करने वाला चुनाव था। आपने हमारी बात करी, हम तो विपक्ष में थे, हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे सब नेताओं पर केस, इनकम टैक्स, ईडी, हमारे खाते सीज कर दिए। सब कुछ करने के बावजूद भी कांग्रेस का संख्या को दुगना हुआ। और जो अंतिम आंकड़ा है पार्लियामेंट के अंदर विनोद जी, जो एनडीए जिसकी सरकार आज है 294 और जो विपक्ष है लगभग 235। तो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, जो प्री पोल अलायंस का, उसने देश में एक लोगों को उम्मीद जगाने का काम किया है। और पब्लिक ने भी जो मतदान किया वो एक खंडित जनादेश था। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और दो बैसाखियां लेकर इस सरकार का तीसरा निर्माण हुआ है। जहाँ तक हमारी बात है, कांग्रेस ने निश्चित रूप से उत्तर भारत में, जहाँ अक्सर कहा जाता था कि जब जो पक्षीय मुकाबला होता है भाजपा कांग्रेस का, तो कांग्रेस का हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। लेकिन इस बार आप देखिए, हरियाणा जहाँ बैठे हैं, आधी सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। राजस्थान में 25 में से 11 सीट बीजेपी हारी है और उत्तर प्रदेश की परिणाम मालूम है। इसलिए हम समझते हैं हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। सरकार बनाना ना बनाना वो एक समीकरण का खेल है, लेकिन कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हमारा प्रचार, हमारा लीडरशिप, उस सबको जनता ने स्वीकार किया है। चुनाव में स्पष्ट किया। ये राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई, जबकि बहुत सारी जन कल्याण की स्कीमें कांग्रेस सरकार की प्रचारित हुई चली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को उम्मीद थी 25 सीट जीतेगी, उसको 11 सीट बीजेपी हार गई। तो ऐसा क्या कमाल हुआ कि विधानसभा में आप हार गए, कांग्रेस हार गई, और लोकसभा में 11 सीटें कांग्रेस जीत गई? तो इसमें ये कामयाबी आपकी है, सचिन पायलट की है या अशोक गहलोत की है? कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस, हमारा इंडिया अलायंस 11 में से 3 सीटें हमारे जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स थे उनकी जीती, एक कम्युनिस्ट और एक रीजनल पार्टी। और आपने कहा विधानसभा चुनाव हार गए, बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान में पिछले 30 सालों से 5 साल सरकार बीजेपी की रहती है, 5 साल कांग्रेस की रहती है, ये परिपाटी बनी हुई है। लेकिन इस बार हम लगभग 70-72 विधानसभा सीट जीते हैं 200 में से, और इससे पहले चुनाव होते थे तो 200 में से हम कभी 20, कभी 50, इधर 72 भी जीते हैं। उससे सबने मिलकर काम किया, सबका सामूहिक योगदान था। दुर्भाग्यवश हम सरकार नहीं बना पाए। अच्छा चुनाव लड़ा, हमारी कुछ कमी रह गई, से चुनाव नहीं जीते, लेकिन जो देश का वातावरण बना है, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश और विदेश में चर्चा इस बात की है कि जिन लोगों को इस बात का घमंड हो गया था कि पब्लिक की वोट हमेशा हमारी जेब में पड़ी रहेगी, वो गलतफहमी लोगों ने दूर करी है। ये 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, ये कौन लोग बोलते थे? और
नाम नहीं आए तो जवाबदेही किसकी है? ये अनूठी मामला भाजपा का है, लेकिन कौन लोग जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था 300, 400, 500 का और धरातल पर आ गए? तो बात अभिमान की है, बात घमंड और गुरूर की है। जनता ने जो वोट डाला है मनोज जी, वो भाजपा को सरकार का गठन करने के लिए दिया, लेकिन अपनी मनमानी कर विपक्ष को दबाने कुचलने का जो छूट देने का उनको एक क्रम था उसको तोड़ दिया। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहाँ बैठे हुए हैं। हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को पहले 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन चुनाव आयोग तारीख बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी तारीख? चलो उनका कहना है कि साहब छुट्टियां पड़ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल को किसी और राज्य में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दल को चिट्ठी लिख दे कि फला त्योहार है, तीज है, सावन है, शादी है, छुट्टी है, आप तारीख बढ़ा दो, क्या चांस है कि निर्वाचन आयोग तारीख को आगे पीछे कर देगा? और जो 10 साल में नहीं कर पाए वो 5 दिन में क्या कर लेंगे? मैं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है ना कि भाई छुट्टी तो पहले बदल थी, तो ऐसा क्या कारण था कि रूलिंग पार्टी को खुद कहना पड़ रहा है कि तुम वोटिंग डेट चेंज करा दो, और फिर निर्वाचन आयोग ने चुपचाप से वो चीज भी करती है? इसका जवाब तो निर्वाचन आयोग ही देगा। लेकिन मैं अभी मुख्यमंत्री के हमारे मंच पे थे, उन्होंने सरकार की बहुत सारे कामयाबी सफलताएं गिनाई। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो कहते हैं यहाँ से लड़ूंगा, उनके मुखिया कहते हैं वहाँ से लड़ेंगे, उनका पता ही नहीं पड़ा चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं। ये सवाल हम लोगों ने पूछा नहीं, चाहिए था। लेकिन उनके जो दावे थे वो कहते हैं तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी पिछली बार तो 31 सीट पे आ गई थी, और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में राजस्थान से सरकारें बदलती रही, लेकिन पिछली बार नहीं बदली। उसके बाद हुड्डा जी के 10 साल रहे, और फिर हरियाणा की परंपरा टूटे बदलने लगी। इस बार क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? इस बार मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हरियाणा के किसी गांव, कस्बे, शहर, रोड पे जाके आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति से पूछ लो कि हरियाणा का चुनावी माहौल क्या है, चाहे वो बीजेपी का समर्थक भी होगा वो व्यक्ति, वो भी कहेगा कि इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 3/4 बहुमत से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। लोकसभा का चुनाव जो ट्रेलर था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल में सरकार ने जो काम किया नहीं किया उसकी रिपोर्ट कार्ड देनी पड़ेगी। अब ये भाषण से और मंदिर और हिंदू और मुसलमान और अयोध्या से बात नहीं करने वाली है। और हकीकत यह है कि अगर इतना अच्छा सरकार काम कर रही थी, जो खट्टर जी की सरकार थी लगभग 9 साल, उन्होंने ऐसा क्या बात किया कि उनको उठा के आपने बदल दिया? अगर अच्छा काम कर रहे थे तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था। योगी जी को नहीं बदला उत्तर प्रदेश में, यहाँ की बदला, कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ तब्दीली करने का मतलब। लेकिन एक बात है, कहा जाता है कांग्रेस को कांग्रेस ही चुनाव हराती है। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, राजस्थान में आपसे बेहतर कौन जानता है, छत्तीसगढ़। तो हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस है, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, शहजा जी की कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी चली गई, उनकी एक कांग्रेस कांग्रेस है। तो ये तमाम कांग्रेस पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर, इनकी मुठभेड़ झगड़े चलते क्या है? हमारी पार्टी के अंदर हर नेता को मान सम्मान है और एक जगह दी जाती है। जो सत्ताधारी पार्टी है वहाँ पर ना तो कोई बोलता, ना क्यों करता, ना अपनी बात करता। हमारे यहाँ ठीक है, अपनी बात रखते हैं, कभी मतभेद हो सकता है किसी एक विषय को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं है। जिन नेताओं का नाम आपने लिया वो सभी लोग समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और अंत में जब चुनाव का जिसको टिकट मिलेगा वो सब मिलकर प्रचार करेंगे, और अगर जीतेंगे तो सबकी मेहनत से जीतेंगे। कोई एक नेता, एक व्यक्ति या एक कुर्सी को चुनाव नहीं जीत सकता। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, और हरियाणा में क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता काबिल हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दर्जन बने, सब लोगों को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब पार्टी का अनुशासन की बात आती है, प्रचार की बात आती है, टिकट चयन की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, पूरा संगठन, पूरे नेता एकजुट। लेकिन राजस्थान में जब आप थे तो आपकी मांग हुआ करती थी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। हरियाणा में भी आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को नया चेहरा बने, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन विधायक और नेतृत्व करता है। मैं हमेशा कहता हूँ जब टिकट वितरण की बात आती है, विधानसभा है, लोकसभा है, महापौर है, पार्षद है, प्रधान है, कॉर्पोरेटर है, हर जगह पढ़े लिखे, शिक्षित, संस्कारी नौजवान लड़के लड़कियों को अगर मौका देंगे तो हम अपनी राजनीति में एक परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के हर कोने में मुझसे पूछा जाएगा मैं तो हमेशा नौजवान ही लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी
26 साल की उम्र में मुझे संसद जाने का मौका मिला, पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो मैं अगर उस कम उम्र में संसद में पहुंच गया तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपने से जो कम उम्र के लोग हैं उनका हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखाऊं, उनको मार्गदर्शन करने का काम करूं। और इसमें मुझे लगता है कि देश नौजवान देश है, नई सोच, नई ऊर्जा, नई काम करने के तरीके को दुनिया बदल रही है। जब तक हम नौजवानों को काम करने का मौका नहीं देंगे, प्लेटफॉर्म नहीं देंगे और युवाओं के हम भाषण देते रहेंगे, इसको क्या करेंगे? आप तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे योग के नौजवान आए, और राहुल जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा के 95% जो है उनको हिस्सेदारी। तो ये मतलब आपको लगता है कि इस देश में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, बजट देते हैं, कोई प्रोग्राम स्कीम बनाते हैं, तो हमको जब तक पता ही नहीं पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, तो कुछ लोग उसका शोषण करेंगे, कुछ के पास आंकड़े नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जनगणना हो और लोगों को जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गए हैं, जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं पिछले 12-13 साल के 10 साल के अंदर इस देश में जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, गांव शहर की, वो छुपी हुई है। कितने अरबपति हैं और कितने लोग हैं जो 2 की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो खाई को दूर करने के लिए नीति निर्माण करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, पैसा मुझे करना पड़ेगा, किसको कितना पैसा देना है, बजट प्रोग्राम बनाना है। अगर आंकड़े मेरे पास नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना शिक्षित है, क्या नौकरी कर रहा है, मैं कैसे बना सकता हूँ? और अगर जनगणना होगी तो आंकड़े सामने आएंगे और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भौगोलिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से जो वर्ग मुख्य धारा में नहीं है, उनको जब तक जोड़ेंगे नहीं तो 130 करोड़ लोग देश में रहते हैं। आप पूरे देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे? जाति जनगणना कोई भेदभाव बनाने वाला इशू नहीं है, वो तो एक आंकड़े, एक वास्तविक स्थिति पता हो इसलिए हम लोग ये किसानों को लेकर के आप तो हमेशा बात करते हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के, और सबसे बड़ी मांग उनकी जो है हरियाणा में बैठे हुए यहाँ किसान आंदोलन बहुत लंबा चला, अभी भी शुरू हुआ है, किसान बैठे हुए हैं पंजाब के। किसानों की सबसे बड़ी मांग है MSP कानूनीकरण। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में दुविधा में रही है, उसने भी अभी तक MSP कानूनीकरण की नहीं है। तो केंद्र में सरकार रही, पिताजी मंत्री रहे और भी अधिक समझ ले गए। अब क्या कांग्रेस पार्टी MSP की कानूनीकरण हमारा पड़ा नहीं है? 2024 में आपके समझाने लगा, कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ में खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने एक संकल्प किया था, हमारे मैनिफेस्टो में दिखाया हम लोगों ने कि MSP पर हम कानूनी गारंटी देंगे सरकार बनने के बाद। हम लोगों ने ऐलान किया। सवाल ये उठता है कि 10 साल से जो लोग शासन में डबल इंजन चंडीगढ़ दिल्ली में जिन किसानों के हक देते हैं, जिनकी आमदनी आपको दोगुनी करनी थी, क्या कारण है कि बार बार उनको आंदोलन करना पड़ता है? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो उन किसानों की शहादत पे मजाक उड़ाते हैं, उनको आतंकवादी कहना चाहते हैं, उनको तरह तरह की बातें बोलते हैं और उनका वोट आप चाहते हैं। आपने 3 काले कानून बनाया, 1.5 साल तक इस देश की राजधानी में लोगों ने जमाबंदी करी, तब जाके आपने वो वापस कानून कर दिए। आप किसानों के हितैषी हैं तो आप क्यों नहीं उनके हित के लिए काम करते? और ये हरियाणा है, ये किसानों की भूमि है, ये हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग इस देश का पेट पालते हैं उन लोगों को जब तक हम आर्थिक समृद्धि नहीं देंगे, उनके बच्चों को जीवन बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसमें राजनीति की बात नहीं है। किसी तरह से आप पूछ लीजिए, सब किसान की बात करते हैं कि 10 साल से आपको मौका गया दिल्ली में, हरियाणा में, किसानों के लिए आपने क्या योजना बनाई? आप निजीकरण करना चाहते हैं, मंडियों को बंद करना चाहते हैं, MSP देना नहीं चाहते हैं, खाद बीज, खाद पानी, तेल, इसके क्या दाम होते हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसानों की कोई सोच ही नहीं करेगा। दिल्ली में से कितने लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर किसानों के लिए रहने का हौसला रखते हैं? नहीं है, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। आप भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देते रहो तो काम चला।